और मनीष सिसोदिया जब मुंह खोलेंगे तो फिर सर जी की क्या हालत होगी? सर जी कौन सा बच जाएंगे? सर वो तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और आज तक अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन का एक भी वकील ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि सर पॉलिसी मेकिंग बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के नहीं होती है। एक बार भी ये स्टेटमेंट किसी के मुंह से नहीं निकला है कि सीएम को भी तो पूछो कि पॉलिसी कैसे बनी थी। तो मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि ये पूरी प्रॉब्लम इनके लिए इसलिए खड़ी हो रही है कि यहाँ पूरा प्रयास है कि सर जी को बचाया जाए। केस लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया का, केस लड़ रहे हैं संजय सिंह का, केस लड़ रहे हैं सत्येंद्र जैन का, लेकिन प्रयास है कि केजरीवाल को बचाया जाए। कारण बहुत सिंपल है। अभी ताले की चाबी, जिस तिजोरी जो है जहां से पैसा आता है, सबके खर्चे चलते हैं, वो ताले की चाबी अभी भी केजरीवाल के पास। तो भाई सेठ को कौन नाराज करेगा? तो अभी कईयों की मजबूरियां हैं। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ लोगों को इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो गड़बड़ी करते हैं, जो घोटाले करते हैं, जो कदाचार करते हैं, उनके खिलाफ जो सेंट्रल एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, वो रास नहीं आ रही हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग है इस देश का जिसके बारे में हम जानते हैं, और मेरे विचार से एकाधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सभाओं में, रैलियों में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि बड़ी-बड़ी कोठियां पॉश एरिया में लंबी-लंबी गाड़ियां उनके घरों के आगे खड़ी रहती हैं। विदेश यात्राएं भी ये लोग करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश इनकम टैक्स रिटर्न तक नहीं भरते हैं और कर चोरी करते हैं। सब जानते हैं कि इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल जम करके होता है। अभी अगर हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं को हम देखें तो 104 करोड़ का कैश और सोना अभी अभी बरामद हुआ है। और इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के यहाँ से 54 करोड़ की नकदी मिली थी, उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से। अलग अलग राज्यों में और खास तौर से पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए या तो नेता या मंत्री, पदाधिकारी या उनके संरक्षण में फलने फूलने वाले उद्यमी और दूसरे सेक्टर के लोग, उनके भ्रष्टाचार की कलई इधर लगातार खुलती जा रही है। उनके बड़े बड़े वकील हैं जो तरह तरह की याचिकाएं लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच जाते हैं। एक और ऐसी ही याचिका पहुंची है, बल्कि कई याचिकाएं पहुंची हैं। उनमें से एक याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल साहब हैं। और आज ही यानी 19 अक्टूबर को, आज नहीं 19 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच है, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये जो विशेष पीठ है, इसने एक याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति व्यक्त की, केंद्र ने भी आपत्ति व्यक्त की है, और आपत्ति इसलिए व्यक्त की है कि 2022 में ही एक 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जो ईडी को अधिकार मिले हुए हैं गिरफ्तार करने के और संपत्ति जब्त करने के, उस अधिकार की पुष्टि की थी और उसको सही बताया था। लेकिन जिन 3
जस्टिस का मैंने नाम लिया है, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी। इनकी विशेष पीठ ने कहा है कि 2022 की पीठ ने भले ही ईडी को मिले हुए अधिकारों पर सहमति व्यक्त की हो, उस पर ऐतराज ना किया हो, पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसकी फिर से सुनवाई करेंगे। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ कानूनी मामलों के विशेषज्ञ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मामलों के बहुत महीन जानकार और आपके जाने पहचाने चेहरे विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये मसला है क्या, और पिछले साल ही जब एक 3 सदस्यीय खंडपीठ ने उस पर सहमति व्यक्त की थी कि जो उसके अधिकार हैं वो ठीक हैं, तो अब नई पीठ को याचिका पर सुनवाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल इसका विरोध कर रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, जजेस का कहना ये है कि साहब कोई पत्थर की लकीर थोड़ा है कि किसी एक पीठ ने कोई बात कह दी है तो फिर उस पर कोई दूसरी अदालत या दूसरी खंडपीठ विचार ही नहीं कर सकती है। तो 2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जो बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है, बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां और जब्तियां हो रही हैं, इसको लेकर के कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हैं क्या? और दूसरी बात ये है कि खंडपीठ को इसमें ऐसा क्या लगा होगा जो पिछले साल अ, एक खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ही सहमति व्यक्त की थी कि उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, प्रणाम। बहुत स्वागत। सर देखिए, ये जो मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं पीएमएलए एक्ट के 2 सेक्शंस के रिव्यू की। एक जी। है सेक्शन 50 और एक है सेक्शन 63। अब इसके पीएमएलए एक्ट के थोड़े से बैकग्राउंड में जाना जरूरी है ताकि हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आ जाए कि पीएमएलए एक्ट क्यों लाना पड़ा, भारत सरकार की क्या मजबूरी थी, क्योंकि जब करप्शन की बात आती है तो हिंदुस्तान में इसको एक पॉलिटिकल कल्चर माना जाता है और इस कल्चर को रोकने के लिए भारत सरकार को क्या मजबूरी थी कि 47 में देश आजाद हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और फिर जाके 2005 में ये कानून लाना पड़ा पीएमएलए का। उससे पहले ये क्यों नहीं हुआ था, ये अपने आप में बात है, क्योंकि करप्शन तो बहुत पहले से, पॉलिटिकल करप्शन, इलेक्शन में पैसा, साठगांठ रोज ही जनता सुनती है, रोज देखती थी। इसके 2 आधार हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भारत सरकार की अपनी मर्जी से कानून नहीं आया था, इस बात को हमें समझना होगा। ये भारत की संसद इसलिए ये कानून नहीं लाई थी कि सडनली हमको लगा कि करप्शन बहुत बुरी चीज है और हमें करप्शन को रोकना है। हम अचानक साधु नहीं बन गए थे, हमारी मजबूरी थी पीएमएलए एक्ट लाना। और उस मजबूरी का नाम था, जिसको लेके अक्सर हमारे साथी लोग मीडिया में, आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें हम अक्सर पाकिस्तान को दोषी मानते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो FATF है, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के कारण एक बॉडी बनी है जिसका हेड ऑफिस है पेरिस में। और टेक्निकली ये हेड ऑफिस क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ये कोई वहां पे ऑफिस नहीं है, इनका कोई दफ्तर नहीं है लाइक ए वर्ल्ड बैंक। ये एक कोऑर्डिनेशन बॉडी है। और ये जो G20 मेंबर्स हैं, इन्होंने स्टार्टिंग G7 से हुई थी, अब G20 तक आ गए हैं। तो इन्होंने एक ये कहा कि भाई पूरी दुनिया में 2 नंबर का काम बहुत होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है। करप्शन है, स्मगलिंग है, ड्रग्स है, टेररिस्ट फंडिंग है, दुनिया भर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, दुनिया भर के गैर कानूनी काम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को
जल्दी जल्दी बहुत पैसा कमाना है। थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना होता तो ये सब क्राइम करने की जरूरत ही नहीं थी, या लंबे समय में कमाना होता तब भी दिक्कत नहीं थी, आप मेहनत करते रहते, आपका पैसा बन जाता। समस्या तब आती है जब आपको थोड़े समय में बहुत पैसा कमाना है। तो उसका एक बहुत कॉमन तरीका है कि आप गैर कानूनी काम करें। और गैर कानूनी काम जब आप करते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, आप उस पूरे सिस्टम को करप्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि अगर आप अधिकारी हैं, आप पैसे देके पॉलिसी बदलवा रहे हैं, आप मंत्री है, आप उसको ब्राइब कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको ब्राइब कर रहे हैं, कोई जज है, आपने उसको रिश्वत दी और जजमेंट अपने फेवर में करवा लिया, ये एलिगेशन लगते रहते हैं। तो जो लोग डिसीजन को, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग डिफेंस फोर्सेस, इंक्लूडिंग डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये कहा जाता है, और इसके लिए जो टर्म दी गई है वो है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, मतलब जो सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो लोग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो उन पे नजर कौन रखेगा? और इसीलिए एफएटीएफ ने गाइडलाइंस बनाई और जितने मेंबर कंट्रीज थे उन सबको बोला, चाहे वो G20 के मेंबर थे या नहीं थे, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग ये करी कि दुनिया में हर देश को इस क्रिमिनल मनी को, जो क्राइम प्रोसीड्स आती हैं, इसको रोकने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा और उसकी गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं। तो 2005 में भारत सरकार ने जो पीएमएलए कानून बनाया वो इस गाइडलाइन के आधार पे बनाया। ये था सर इसका छोटा सा बैकग्राउंड, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और इसमें करीब 40-41 गाइडलाइंस हैं अभी तक, और हम हर एक में जाएंगे तो हर डॉक्यूमेंट 200-200 पेज का है, तो आप समझ लीजिए कई हजार पेज पढ़ना हम सबको डिस्कस करने होंगे, और संशोधन भी हुए बाद में जी। हाँ, वो तो होते रहते हैं, वो तो जो एक्सपीरियंस आता है, अब जैसे हमास का इशू आया, कुछ और इशू आया, ये सब चीजें अपग्रेड करती रहती हैं कि सिस्टम को और कैसे बनाया जाए, सुधारा जाए। अब क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ गया, उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अब भारत के संदर्भ में यह है कि इस जब अंतरराष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग के तहत जब पीएमएलए एक्ट बना तो बना भारत में। अब भारत में 2 चीजें सामने हो गई। एक है भारत का संविधान, जो भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार देता है, पहली बात वो हमें समझनी होगी। दूसरा, एफएटीएफ की गाइडलाइंस, जिसको भारत सरकार को मानना है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो प्रॉब्लम, अगर हम एफएटीएफ की गाइडलाइंस को नहीं मानते तो प्रॉब्लम। अब जो मुद्दा वापस निकल के आया है, जिस पे आपने चर्चा शुरू करी, वो है भारत के संविधान और पीएमएलए एक्ट के बीच में जो विरोधाभास दिख रहा है। उसके कारण जो वकीलों ने सवाल उठाया है कि ये जो पीएमएलए एक्ट है, ये भारत के संविधान के विपरीत है या उसका उल्लंघन करता है। और खासकर उसमें 2 प्रावधान, सेक्शन 50, सेक्शन 50 और सेक्शन 63, सेक्शन 63, ये चीजें हमें समझनी है। अब मैं एक मिनट, आधे मिनट के अंदर ये दोनों चीजें क्लियर कर देता हूं सर। भारत का संविधान क्या बोलता है और पीएमएलए एक्ट क्या बोलता है, और समीक्षा किस चीज की होगी, ये हमें समझना होगा। सबसे पहले तो जो भारत का संविधान है, उसमें एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 20, और उसका क्लॉज 3, वो ये बोलता है कि आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मतलब आप आपके ऊपर कोई दबाव डालता है और आप ये नहीं कह सकते कि सर हाँ जी मैंने क्राइम किया है, मैंने रिश्वत ली है, आप दबाव डाल के ये बयान मेरे से नहीं लिखवा सकते। इसकी प्रोटेक्शन है, इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस को तफ्तीश करनी है। नहीं तो पुलिस क्या करेगी, मुझे उठा के ले जाएगी, 10 डंडे मारेगी, कहेगी लिखो, और वो बयान बन गया।
तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन, लेजिस्लेटिव सिस्टम्स, पूरी जो एफर्ट है एविडेंस कलेक्शन की, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं तो डंडा मार के लिखवा लूंगा और फिर कहूंगा जी देखो इन्होंने कबूल किया, काम खत्म। तो ये जो प्रावधान हुआ था, इस जो समाज के ऊपर एट्रोसिटीज होती थी जो लोगों पे, तो संविधान ने कहा कि नहीं, ये अलाउड नहीं। संविधान ये बोलता है, लेकिन पीएमएलए एक्ट का कानून 63 ये बोलता है कि अगर मैंने आपसे कोई सवाल किया, आपको ईमानदारी से सही जवाब देना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये कहा मनीष सिसोदिया को कि बताओ सच सच कि तुमने रिश्वत ली, अगर वो मान लीजिए बोलता है कि नहीं ली और बाद में पता लगता है कि ली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, अगर आपने ली तो आपको झूठा बयान देने के तहत भी जेल हो सकती है। जी जी। तो उनके वकीलों ने ये कहा कि भाई साहब आप कैसे दबाव डाल सकते हैं मनीष सिसोदिया पे कि आप कबूल करो, वो तो उसका संवैधानिक अधिकार है। तो ये एक मुद्दा है। अब जो दूसरा है 50 नंबर, जो सेक्शन 50 है, वो ये कहता है कि मैं अगर आपको बुलाता हूं या जो भी लोग हैं इस कोर्ट से संबंधित, अगर मैं किसी को सम्मन भेजता हूं तो आपको इन पर्सन अपीयर होना पड़ेगा। ये मजबूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं आ रहा हूं। यू कैन नॉट डिसोबे। तो ये दो कारण हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स के मुद्दे हैं। तो कोर्ट ने जो कहा है सर, वो ये कहा है कि हम 2022 का जजमेंट रिव्यू करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या ये सारी बातें एड्रेस की गई हैं या नहीं, उस कानून में इस मुद्दे पे चर्चा हुई थी या नहीं, और अगर हुई थी तो एक अलग बात है, और अगर नहीं हुई थी तो हम देखेंगे कि उस जजमेंट में और क्या गाइडलाइंस या क्लॉजेस या प्रिकॉशंस इंसर्ट करने की जरूरत है। इसीलिए सर ये जो मुद्दा है ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे है और 3 जजेस की बेंच के सामने है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है, इसका लीगल और इसका इम्प्लीकेशंस वो मैंने आपको बताया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के सामने ये कहा कि 2022 का फैसला बहुत विचार विमर्श के बाद दिया गया था और वर्तमान याचिकाओं के समूह में दिए गए सभी तर्क तब दर्ज किए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या 3 न्यायाधीशों की ये पीठ किसी अन्य समन्वय पीठ के फैसले की अपील पर सुनवाई कर सकती है। मेहता ने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति कल ये याचिका लेकर आ सकता है कि वो समलैंगिक विवाह मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से सहमत नहीं है और रेफरेंस या सुनवाई की मांग कर सकता है? देखिए, अधिकार तो है। अगर आप खुश नहीं हैं, रिवीजन का तो अधिकार हमारे संविधान में है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं। अब मान लीजिए कि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि 22 का जजमेंट है, बहुत जल्दी अभी निर्णय आया था, तो दोबारा इसको रिव्यू करने की क्या जरूरत है। लॉजिक लगता है। लेकिन अगर जो मेहता जी ने कहा कि अगर वो सारी बातें पुराने जजमेंट में ऑलरेडी कंसीडर हो गई हैं, तो मेहता जी को दोबारा मौका मिलेगा वो बातें हाईलाइट करने का। जब रिव्यू होगा तो उस समय बात सामने रखी जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इस तरह की चिंता की बात है, पहली बात। दूसरा, हो सकता है भारत का संविधान कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 20(3), लेकिन अगर एफएटीएफ की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि नहीं इसी तरह से इंक्वायरी होगी, तो ये भी एक संवैधानिक चुनौती बन जाएगी कि क्या हम अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस को, जिसमें भारत एक सदस्य है, उस गाइडलाइन को क्या अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है। तो फिर तो आप तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस की जो सो कॉल्ड गुड प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सर ये हम सब जगह थोड़ी कर रहे हैं, ये तो स्पेशली पीएमएलए केस में हो रहा है, पीएमएलए के कानून में हो रहा है। हम कोई आपको सिविल केसेस में या पिक पॉकेटिंग में या कहीं और किसी मुद्दे पे या कोई रोड ट्रांसपोर्ट में या कहीं रोड एक्सीडेंट में हम थोड़ी आप पे ये कानून लागू कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली जो क्लॉज डाला गया ये पीएमएलए के लिए डाला है, प्रोवाइडेड ये एफएटीएफ की गाइडलाइन है। अगर एफएटीएफ में इस तरह की गाइडलाइन नहीं है
और अपने 2022 के जजमेंट में इसको कंसीडर इतना डिटेल में व्याख्या इसकी नहीं की गई है, और संविधान में आर्टिकल 20(3) में ये कहा गया है कि ये फंडामेंटल राइट है, इसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि रिव्यू में कुछ इस पीएमएलए गाइडलाइंस में मॉडिफिकेशन हो जाए। तो इसलिए हमें जब ये हियरिंग शुरू होगी, हमें उस तारीख का, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। और ये जो सिब्बल साहब ने ये कहा है कि अदालत ने कहा था कि पीएमएलए कोई दंडात्मक कानून नहीं है और ये इसकी पहली समस्या है। इन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, लेकिन अदालत का कहना है कि ये एक नियामक कानून है। और सिब्बल ने यह भी कहा कि जब किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत समन किया जाता है तो उसे नहीं पता होता कि किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पर या गवाह के तौर पर। और जो बात अभी आपने कही थी, उन्होंने ये भी कहा कि ये संविधान के अनुरूप ही नहीं है। और अब इसकी सुनवाई जो है वो 22 नवंबर को होगी। ये एक और जानकारी इसमें ऐड है। तो सिब्बल ने जो सवाल खड़े किए हैं कि पीएमएलए कोई दंडात्मक कानून नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग के किसी केस में ये किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, और जबकि अदालत ये कहती है कि ये नियामक कानून है। देखिए, ऐसा है कि सिब्बल साहब निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कहने की कि इसमें जो प्रावधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ड्रैकोनियन है, वगैरह वगैरह। यह भारत सरकार के वकीलों के ऊपर है कि वो अपनी दलील क्या देते हैं। इनकी डिटेल व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी है। लीगल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। घूम फिर के इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर खेल होना है। आपका भारत सरकार का कानून, मतलब भारत सरकार का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एफएटीएफ की गाइडलाइंस और पीएमएलए एक्ट जो संसद ने पास किया है। इन तीनों दायरों में जो 2022 का जजमेंट था उसको रिव्यू किया जाएगा और इसको जल्दी ही निर्णय आना है। कारण बहुत सिंपल है सर। 22 नवंबर डेट इसलिए दी गई है कि ऑनरेबल जस्टिस जो कौल साहब है वो 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लगातार 2-3 दिन इस पे बहस करें और फिर करीब हफ्ता 10 दिन लेके ये इसका जजमेंट ड्राफ्ट कर दें और अनाउंस कर दें रिटायरमेंट से पहले। तो ये 25 दिसंबर तक ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेटेस्ट डेट जो मुझे दिख रही है, क्योंकि फिर विंटर वेकेशन है, अभी फेस्टिवल वेकेशन है, तो इसीलिए ये काम जल्दी करना जरूरी है। और 22, 23, 24 जो भी होगा, जैसे ही ये, मुझे लगता है कि इसी महीने ये हियरिंग पूरी कर लेंगे और अगले महीने के आते आते इसमें शायद अगर 22 नवंबर की डेट है तो दिसंबर के फर्स्ट हाफ में इसका ड्राफ्टिंग हो जाएगा जजमेंट का, और 25 दिसंबर से पहले पहले ये क्लैरिटी हम सबके सामने आ जाए। जी जी, दूसरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं विजय जी। जी सर। ये पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा था कि जो नई नीति आई थी शराब की, उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी बेनिफिशियरी अगर आम आदमी पार्टी है, यानी आम आदमी पार्टी के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, जैसा ये जानकारी आ रही थी कि चुनाव वगैरह में उसका इस्तेमाल कराया गया है, तो उन्होंने कहा था कि फिर आम आदमी पार्टी को आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया इस मुकदमे में। अब ईडी कह रही है कि जो पीएमएलए एक्ट है उसकी धारा 70 के तहत हम आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया इस मामले में, तो आगे इसमें होगा क्या? और लोगों की दिलचस्पी तो इसमें होगी कि आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो संयोजक भी हैं लगातार, क्या उनको भी दोषी करार दिया जाएगा अगर आम आदमी पार्टी बनाई जाती है, और क्या उनको भी सजा हो सकती है? सर, ये मामला थोड़ा सा और पेचीदा हो गया है और
लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। जो लीकर पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बदली थी और जिसमें घोटाले का आरोप लगा है, और उसमें अब जो विटनेस हैं, जो खुद अप्रूवर बन गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बता रहे हैं, जिसने दिया वो बता रहा है, जिसने डिलीवर किया वो बता रहा है, जिसने रिसीव किया वो बता रहा है, जिसने पुल अप किया, पैसा इकट्ठा किया सारे लीकर विक्रेताओं से और रेस्टोरेंट बार से, वो बता रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि पैसा तो इकट्ठा हुआ, पैसा डिलीवर हुआ। किसको डिलीवर किया गया ये भी क्लैरिटी हो गई है संजय सिंह के अरेस्ट होने के बाद। अब सवाल ये है कि ये जब सब कुछ हुआ, देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, तो पैसा गया कहां? क्योंकि इनके अकाउंट में तो दिखा नहीं, और जब इनके अकाउंट में नहीं दिखा तो इतना तो ये लोग समझदार थे ही कि अपने बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक भी एंट्री हो गई तो फंस जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में तो नहीं डाला होगा, और कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं डाला होगा। हिंदुस्तान के बाहर हवाला से पैसा भेजा हो, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया में कहीं जाके अकाउंट खोल दिए हो और वहां वो पैसा माइग्रेट करके चला गया, वो अलग बात है। वो फिर FATF जो हमने गाइडलाइन की बात की थी, उसमें भी फिर कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, वो फिर अंतरराष्ट्रीय मामला बन जाता है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मामले की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो बार बार सामने बात आ रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ। अब जब पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ तो किसके लिए हुआ? किसी पार्टी के लिए हुआ। अब विपक्षी दल के लिए तो इन्होंने चंदा किया नहीं होगा, अपनी पार्टी के लिए किया होगा। तो अल्टीमेटली अब पार्टी तो एक लीगल एंटिटी है, अब पार्टी के हाथ पैर तो है नहीं कि वो पैसा रिसीव करे और उसको साइन करे। वो तो पार्टी का सिंबल है, वो एक लीगल एंटिटी है। तो लीगल एंटिटी के नाम पे अगर इस पैसे का खर्चा हुआ तो पार्टी को, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को इस केस में एक हिस्सेदारी के रूप में और एक बेनिफिशियरी ऑफ दिस क्राइम प्रोसीड के रूप में आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल हमारे सामने है राम मंदिर का, जिसमें रामलला खुद एक पिटिशनर थे कि भाई मेरी जमीन। तो इसी तरह से यहां पे भी अब पॉलिटिकल पार्टी अगर बेनिफिशियरी है तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग ये देखेंगे कि अगर वो बेनिफिशियरी है तो किसने उसको डिसाइड किया, कौन थे कर्ता धर्ता। तो जब कर्ता धर्ता पार्टी के और पार्टी को बेनिफिट मिला तो निश्चित रूप से ये तो माना जाएगा कि ऑफिस बेरर के कहने पे उनकी नजरों में उनके आसपास ही किसी ने किसी को पैसा दिया होगा। अब ये तो केजरीवाल साहब या बाकी ऑफिस बेरर नहीं कह पाएंगे कि हमें नहीं पता पार्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा चल रहा है और आपने, देखिए इसमें दो तीन चीजें आती हैं। अब मुझे ये पता लगेगा कि मान लीजिए मैंने पंजाब में 100 करोड़ रुपए खर्चे एज ए पार्टी, मैंने अब इलेक्शन कमीशन में दे दिया होगा हिसाब किताब की 20 करोड़ खर्चे। तो अब फर्क एक ऑफेंस ये बनता है कि रॉन्ग कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन, जो रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इलेक्शन के टाइम में जो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी पड़ती है, तो एक केस तो ये बनता है कि आपने इलेक्शन कमीशन को भ्रामक जानकारी दी। तो अगर आप जानबूझ के भ्रामक जानकारी दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है, हालांकि वो अधिकार उनके पास नहीं है, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और ये वहां प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये पार्टी गैर कानूनी काम कर रही है, ये संविधान के खिलाफ चल रही है, देश के कानूनों के खिलाफ चल रही है, इसलिए इस पार्टी को डी रिकॉग्नाइज किया जाए। डी रिकॉग्नाइज करने की परमिशन इनको कोर्ट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलील देनी पड़ेगी। एक बात। दूसरा मुद्दा ये आता है कि अगर ये जो पैसे की उगाही हुई है ये अनलॉफुल तरीके से हुई है, चाहे आप इसको एक्सटॉर्शन मनी के रूप में बोलें कि एक मंत्री ने व्यापारियों को बोला कि या तो पैसे जमा कराओ नहीं सबके लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, क्या ये एक तरह से एक्सटॉर्शन था, या ये जो पॉलिसी में घपला किया गया उसके एवज में ये कंपनसेशन था, जिसको आप आम भाषा में करप्शन मनी बोल सकते हैं। दोनों ही भारत सरकार के कानूनों के तहत गैर कानूनी है। तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है
तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया के लिए इलेक्शन कमीशन को कोर्ट जाना पड़ेगा, और सामने से ये लोग भी दलील दे लेंगे कि सर हमने तो नहीं किया, या किया, जैसा भी मुद्दा सामने आएगा। अब इसमें एक एंगल और आता है। मान लीजिए आम आदमी के लोग कहते हैं सर जिन पदाधिकारियों ने इसका मिसयूज किया उनको हम पार्टी से निकाल रहे हैं या उनको पद से हटा रहे हैं, तो क्या पार्टी बच जाएगी? ये खुला सवाल है। इसका मतलब यह है कि या तो केजरीवाल साहब को पद से हटना पड़ेगा, अगर मुद्दा प्रूव होता है तो। अभी हम बड़े क्वेश्चन मार्क पे हैं। अगर मुद्दा प्रूव होता है और पार्टी उसमें एक भागीदारी बेनिफिशियरी बनती है, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, या तो पार्टी डी रिकॉग्नाइज होगी या केजरीवाल साहब को जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से एज ए कन्वीनर इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये इस समय स्थिति समझ में आ रही है। पर पार्टी बच भी गई ऐसा करने से, तो अरविंद केजरीवाल तो नहीं बचेंगे। सर किसी ना किसी का तो अकाउंटेबिलिटी है। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब यू आर रनिंग ए करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और करप्ट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के जो कानूनों के हिसाब से इलेक्शन क्यों लड़ेगी? उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अगर केजरीवाल अपने आप को आम आदमी पार्टी का मुखिया स्थापित करना चाहते हैं, और काम अगर गैर कानूनी हुआ है और कोर्ट कहता है प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट मतलब इलेक्शन कमीशन कैन डी रिकॉग्नाइज द पार्टी। उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। या पार्टी बचानी है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। तो इसीलिए आने वाले दिनों में किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, किस तरह के एविडेंस, पहले तो ये प्रूव करना है कि पार्टी इज बेनिफिशियरी, फिर ये प्रूव करना है कि इट वाज मनी फ्रॉम करप्ट सोर्सेज, फिर इसको जस्टिफाई करना है कि हु ऑल वर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि एविडेंस तो चाहिए कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जब वो मुद्दा क्लियर होता है और कोर्ट उस पर ये जजमेंट देता है कि हाँ ये करप्शन हुआ है, तो एक केस तो वो चलेगा। पैरेलली अगर पार्टी बेनिफिशियरी है तो केस वो भी चलेगा, और फिर पार्टी का केस अलग है, बेनिफिशियरी का केस अलग है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा था कि क्या पार्टी है वो इसी केस में एक वादी बनेगी या आप एक नया केस लाएंगे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोनों इशू अपनी अपनी जगह पे अलग अलग ग्रेविटी रखते हैं। तो ये बात हमें सर समझनी होगी। एक और मुद्दे पर जरा छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। 230 दिन से मनीष सिसोदिया जेल में है। उनकी जमानत की अर्जी कई बार कई जगहों पर लगाई गई, मतलब रोज एवेन्यू कोर्ट में भी और फिर हाई कोर्ट में भी। मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। उनको जमानत नहीं मिल रही है। 19 तारीख को वो रोज एवेन्यू कोर्ट में थे। वहां पर कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश सुना दिए, यानी करीब करीब 1 महीना अभी और वो जेल में रहेंगे ही रहेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कोई राहत दे दे तो दे दे। मेरा कहना ये है कि इतने लंबे समय से तो अभी मनीष सिसोदिया जेल में है। अभी ताजा संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, और सब जानते हैं एक दौर की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से भी हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग इस केस में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो इस केस में अब आगे आपको दिखाई क्या दे रहा है? और जो पॉलिटिकल बयानबाजी, सत्यपाल मलिक का जो कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो अरविंद केजरीवाल भी अंदर होंगे, उसको अगर हम छोड़ भी दें, उस पर कोई टिप्पणी ना भी करें कि पॉलिटिकल बयानबाजी है, तो मनीष सिसोदिया की और संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं अगर 230 दिन बाद भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है तो। सर जो ये लीकर एक्साइज पॉलिसी का जो केस है जिसके कारण मनीष सिसोदिया इस समय जेल में है, और जैसा कि कहा जाता है कि 280 दिन ऑलमोस्ट ये इस समय जेल में है,
इनके वकीलों का ये कहना है, अब इनको लोअर कोर्ट से भी अगर जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब साक्ष्य ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि क्राइम हुआ है। दूसरा, ये ग्रेविटी ऑफ क्राइम और उसमें इनका रोल महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए इनको जमानत नहीं मिल रही है। अगर ये साइडलाइन वाले प्लेयर होते तो इनको शायद जमानत मिल जाती, क्योंकि पॉलिटिकल पोजीशन, सीनियरिटी, पॉलिटिकल स्टेचर, बहुत कुछ कंसिडर करके कोर्ट कहता भाई ये भागने वाले तो नहीं है, चलो इनको जमानत दे दो। लेकिन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि शायद ये प्रमाणों के साथ, एविडेंसेस के साथ इंटरफियर कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब रही बात कि इनको जमानत नहीं मिल रही, तो पहला एजम्पशंस तो सर यही आता है कि इसका मतलब जो स्पेशल जज हैं सीबीआई के, उन्होंने ये कहा होगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत खतरनाक स्थिति बताते हैं, हम इस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, पहला। अब इनके वकीलों ने ये कहा होगा दलील कि सर ये किस आधार पे कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ कागज शेयर नहीं किए हैं अभी तक। और हो सकता है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सर हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसमें जो भी सीनियर पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सतेंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, ये खुद डायरेक्टली फ्रंट लाइन में नहीं होंगे। इनके आसपास एक पूरा गैंग होगा जो इनके आदेश पे पैसे की लेन देन, नेगोशिएशन, फोन पे जाना, कागज लाना वगैरह वगैरह, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, वो सब करते होंगे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये बहुत लंबा चलेगा केस, क्योंकि गवाह बहुत हैं और हर गवाह के साथ उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलग अलग है। तो अब स्थिति ये है कि इनके वकीलों ने ये कहा होगा कि साहब ये सब जो बोल रहे हैं इसका हमारे पास इन्होंने कोई प्रूफ दिया नहीं है, और सीबीआई भी उसको पब्लिक में अभी नहीं लाना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन ऐसी स्थिति में हो कि मान लीजिए कि वहां से एक ईमेल ही गायब हो गई, जैसे इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग गायब हो गए फाइल से। हो सकता है कि अगर और भी इंफॉर्मेशन इनको पता लग गई कि हम किन किन लोगों से और टच में हैं और किसने किसको कौन सी मेल लिखी है, तो ये शायद उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस करें। तो हो सकता है कि कोर्ट ने ये कहा हो इनकी दलील पे कि अच्छा, अगर आज आपको कागज नहीं मिले हैं, और जो ऑर्डर में आया भी है कि आप सीबीआई हेड ऑफिस में जाके किसी भी वर्किंग डे में 2 से 7, दोपहर के 2 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में 5 घंटे का टाइम दे दिया है, आप जाके वो कागज देख सकते हैं। इसका मतलब सीबीआई ने ये कहा होगा कि हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने गलत कार्रवाई करी है तो आप जाके कागज देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो फाइल सीबीआई जज को दिखाई गई हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, उन पे ये मुद्दा था कि क्या सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है उसकी कॉपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हार्ड कॉपी मिलनी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी। तो कहने का मतलब ये है कि सर अभी जो बहस चल रही है वो टेक्निकल इश्यूज को लेके चल रही है, सब्सटेंशियल इशू को लेके नहीं चल रही। तो जज ने ये कहा कि ठीक है, आप 22 तारीख तक और सरकारी मेहमान रहिए, और तब तक हम वकीलों को कहते हैं आप सीबीआई ऑफिस जाइए, जो आपके उनके पास जो कागज हैं, जो आपको देखने हैं वो दिखा देंगे, और उसके बाद फिर हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो ये जज अपना सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज हैं जस्टिस नागपाल, उन्होंने ये बात अपनी कही है। पैरेलली इनको ये पता है कि इनको वहां से राहत मिलनी नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स बड़ी खतरनाक स्थिति में जज के सामने पहुंचे हैं। तो इन्होंने बाकी जस्टिफिकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट की दलील करी, और वहां पे ये मुद्दा आया था कि भाई पैसा इनके पास मिला नहीं, तो आपने इनको जेल में क्यों रखा हुआ है। तो आप बाकी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, बाकी गवाहों से बात करते रहिए, तब तक हम इनको बेल दे देते हैं, इनको बाहर बैठने दो, घर में बैठने दो, जहां बैठना है बैठे, जब आपको जरूरत होगी बुला लीजिएगा, और जब प्रूफ हो जाए कि ये इन्वॉल्व है तब दोबारा अरेस्ट कर लीजिएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये बात चल रही हो। अब मुद्दा ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको अब ये सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना है कि अगर इनको बेल दी जाती है तो उसके इम्प्लीकेशंस और उनके नुकसान क्या होंगे,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर कन्विंसिंग आंसर नहीं मिलता है तो वो बेल देने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये स्थिति आज हमारे सामने। विजय जी, आखिरी प्रश्न जरूर पूछूंगा कि जब से इनको गिरफ्तार किया गया है तो हर 14वें दिन पर 21वें दिन पर इनको कोर्ट में दाखिल मतलब पेश किया गया और इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती रही। जब भी कैमरे सामने आते थे तो ये कुछ ना कुछ टिप्पणियां जरूर करते थे और एक बार तो ये भी स्थिति हुई थी कि एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गर्दन पर हाथ रख करके मीडिया से अलग किया था। वो एक मुद्दा बन गया था। लेकिन इधर हम देख रहे हैं मनीष सिसोदिया मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम जैसे खामोश हो गए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो आज के ही 2 चित्र यानी कल के 2 चित्र हमारे सामने आए हैं। मीडिया उनसे पूछता रहा संजय सिंह के बारे में भी, उनके बारे में भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है और शायद बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। ये सिचुएशन किसी के सामने कब उपस्थित होती है? और पहले तो ये बार-बार कहते थे कि हम पर चाहे जितना अत्याचार कर लें, ना हम झुकेंगे, ना अरविंद केजरीवाल झुकेगा, और अब तो ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बोलना ही बंद कर दिया है। ये क्या सिचुएशन है? सर, ये मन स्थिति कंडीशन तब आती है, एक तो जब आदमी होपलेसनेस फील करता है कि पहले मैं शोर मचा रहा था, मुझे समर्थन मिल रहा था, लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, लोग मेरी बात को सीरियसली ले रहे थे, तो जब भी मैं स्टेटमेंट देता था तो लोग कहते देखिए कुछ नहीं मिला, आप जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहे हैं। धीरे धीरे रियलिटी सिंक इन होती है कि देखिए आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बहुत कुछ मिल चुका है। और जब ये पुलिस कस्टडी में है, पढ़े लिखे तो हैं, तो बातचीत तो होती होगी, इनके वकील भी बोलते होंगे, जो इनके साथ पुलिस ऑफिसर्स चल रहे हैं उनसे भी बात होती होगी। तो उन्होंने कहा साहब देखिए एविडेंसेस तो सारे मिल गए हैं सीबीआई और ईडी को, अब तो कोर्ट के ऊपर है क्या कर सकते हैं, अब आपके वकीलों के ऊपर है कि वो कितना जोर लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे आदमी को जब रियलिटी सिंक इन होने लगती है तो आदमी खामोश होने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो आदमी उस लेवल तक जाता है और खुद जब इंट्रोस्पेक्शन करता है कि यार ये मैं कर क्या रहा हूं, कहीं ना कहीं जिसे कहा जाता है ना कि सर दिमाग और दिल 2 चीजें अलग हैं। बहुत बार आपने देखा होगा दिमाग कहता है कि यार ये कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से दिल से आवाज आती है कि यार ये गलत है मत करो। हर एक इंसान के पास 2 वॉइसेस होती हैं, एक इनर वॉइस होती है और एक जिसको कहते हैं ना सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। इसी तरह से एक आदमी जो षड्यंत्र रचता है वो दिमाग से रचता है, लेकिन उसको कचोटने के लिए हमेशा उसकी एक इनर वॉइस होती है जिसको हम कहते हैं आत्मा की आवाज। धीरे धीरे जब दिमाग का फितूर कम होगा, जब ये आत्म मंथन में जाएंगे, तब आत्मा की आवाज जोर पकड़ेगी। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको लगे कि ये अपने गुनाह, अगर एविडेंसेस इनके सामने, अनडिस्प्यूटेड एविडेंसेस अगर इनके सामने रखे गए, तब ये शुरू में अपना गुनाह कबूल करेंगे और फिर धीरे धीरे ये ओपन अप करेंगे और पूरा घटनाक्रम क्या रहा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि तब तक इनके जितने बाकी साथी हैं वो भी लपेटे में आ जाएंगे। तो इनके सामने जब एक एक करके कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस रखे जाएंगे और इनके सामने बैठा के उनसे जब बातचीत की जाएगी, तो अल्टीमेटली इनको ये समझ में आएगा कि बॉस अब बचने का रास्ता नहीं है, तो एक्सेप्ट द फैक्ट। और एक्सेप्ट जब आप करोगे तो फिर आप पूरी बात एक्सेप्ट करोगे, फिर आप ये बताओगे किसके कहने पे हुआ, क्यों हुआ, किसने कहा, किसको कैसे भेजा, कितने पैसे थे, आपने क्या किया, किसने क्या किया, कैश किसने हैंडल किया, किसने किसको दिया, ये सब चीजें। फिर ये कहेंगे देखो मेरे को नहीं पता, लेकिन पार्टी का एक प्रवक्ता था या पार्टी का एक आदमी था, पंजाब से हमने उसको दे दिए या गोवा में उसको दे दिए। फिर सवाल ये आएगा कि उसको किसने भेजा था, उसको कैसे पता लगा कि कहां से कैश कलेक्ट करना है। तो अभी तो सर कई कड़ियां निकलेंगी
और मैं एक बात को आपको फिर रीएश्योर करता हूं मेरे दर्शकों के लिए, सीबीआई के पास ये सारी जानकारी और ईडी के पास ये सारी जानकारी होगी। लेकिन जैसा मैं अक्सर कह रहा हूं कि सीबीआई और ईडी इंस्टॉलमेंट्स में हर बार एक नया आदमी आपके सामने रखती है। अभी तक संजय सिंह जी बाहर थे, अब वो अंदर गए, संजय सिंह जी के साथ 3 आदमी और लपेटे में आए। अब वो 3 आदमी बताएंगे कि साहब संजय सिंह ने किसको कहां पैसे देने के लिए कहा था, उसमें से वो लोग अप्रूवर बनेंगे। फिर वो बताएंगे सर ये 4 लोगों को हम 20-20 लाख रुपए दे के आए थे, बाकी पैसा कहाँ गया। फिर वो कहेंगे सर हमने तो घड़ी खरीद ली, हम चले गए थे दुबई घूमने वगैरह वगैरह, जो भी किया था। तो कहने का मतलब ये है सर कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। और मनीष सिसोदिया जब मुंह खोलेंगे तो फिर सर जी की क्या हालत होगी? सर जी कौन सा बच जाएंगे? सर वो तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और आज तक अनफॉर्चुनेटली मेरे को एक स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन का एक भी वकील ये बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि सर पॉलिसी मेकिंग बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के नहीं होती है। एक बार भी ये स्टेटमेंट किसी के मुंह से नहीं निकला है कि सीएम को भी तो पूछो कि पॉलिसी कैसे बनी थी। तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये पूरी प्रॉब्लम इनके लिए इसलिए खड़ी हो रही है कि यहां पूरा प्रयास है कि सर जी को बचाया जाए। केस लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया का, केस लड़ रहे हैं संजय सिंह का, केस लड़ रहे हैं सत्येंद्र जैन का, लेकिन प्रयास है कि केजरीवाल को बचाया जाए। कारण बहुत सिंपल है, अभी ताले की चाबी, जिस तिजोरी जो है जहां से पैसा आता है, सबके खर्चे चलते हैं, वो ताले की चाबी अभी भी केजरीवाल के पास। तो भाई सेठ को कौन नाराज करेगा? तो अभी कईयों की मजबूरियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।